हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सट्रीम मल्टी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली बार भी कुछ वीडियो बनाई थी आपकी पढ़ाई के लिए, और जिसकी वजह से कुछ कारणों की वजह से मैं अपनी वीडियो को नहीं बना पाया। इसलिए मैं इस बार आपके 10th और 12th की जो मेन सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया, आपका हिंदी हो गया, उसके कुछ टॉपिक आपको बहुत जल्दी कवर करवा दूँगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने इसके अलावा अपनी जो वीडियो थी पिछली बार मैथ में, ठीक है, समांतर माद है और काफ़ी जो सब्जेक्ट पूरे करवाए थे। इसके अलावा हिंदी में तुम्हारे आपके अलंकार हो गए, दोहा हो गए, सोटा हो गए, तमाम चीज़ें पूरी करवाई थी बहुत अच्छे तरीके से। और इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको भी हिंदी में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है समास, ठीक है। ये मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी करवाऊंगा कि समास कहते किसे हैं और समास कितने होते हैं और 10th में समास किस तरीके से आते हैं और आपको किस तरीके से वहाँ पर ये चीज़ करना है। जैसे सबसे पहले आपको समास से पहले ये पता करना पड़ेगा समास की पहचान क्या है, समास की डिफिनेशन क्या है। जैसे परिभाषा लिखी है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने नए शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे चौराहा हो गया, रात दिन हो गया, रसोई घर हो गया और दशानन हो गया। पेपर में आप इसी तरीके से एग्जाम्पल आएंगे कि आपको ये पूछा जाएगा कि चौराहा कौन सा समास है। और जैसे कि पता होगा कि 10th के अंदर भी 3 समास आते हैं और इंटर में भी इसी सब 3, और टोटल समास जो होते हैं आपके कोर्स में वो 6 ही समास होते हैं। कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके 10th के और इंटर के दोनों आपके समास पूरी तरीके से आपको खत्म हो जाएंगे आराम से, ठीक है। इसी में ही आपका जो सबसे पहला समास होता है वो होता है द्विगु समास। इसकी डेफिनेशन क्या है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तथा बाद में समूह लगाया जाता है। जैसे कि आपने देखा चौराहा, अब चौराहा में एक चौ है, एक रहा है। चतुर्भुज में एक चतुर है, एक भुज है। तिरंगा में एक ती है, एक रंग है। जैसे कि चौराहा में चौ माने क्या होता है 4, ये आपकी संख्या आ गई। चतुर्भुज का आपका 4 हो गया। इसमें भी तिरंगा में आपके 3 रंग हो गए, ठीक है। उसमें पहला वाला जो पद है, जैसा कि आपने डिफिनेशन में देखा है कि संख्या आना चाहिए, उसके अंदर गिनती आना चाहिए। जैसे चौराहा का 4 और चतुर्भुज का 4 और तिरंगा का 3 और लास्ट में रहा। और अगर आप इसे पूरा मिला के पढ़ेंगे तो हो जाएगा चौराहों को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 4 राहों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह। जैसा कि मैंने बताया कि जिस समास का पहला वाला पद संख्यावाचक हो यानी कि 4 यानी 4 और बाद में उसके समूह लगाया जाता है। जैसे चौराहा का बन गया आपका 4 राहों का समूह। इसी हिसाब से आपका जो नेक्स्ट समास है उसे पेपर में इस तरीके से आगे कि द्वंद्व समास कैसे कहते हैं। और आपको इसमें ये भी देखना है कि डेफिनेशन क्या है, क्योंकि पेपर में कभी कभी डेफिनेशन भी आ जाती है कि द्वंद्व समास की पहचान क्या है। और पेपर में वो ये भी पूछ लेगा कि समास का एग्जाम्पल आपको दे देगा और उससे आपसे ये पूछेगा कि ये कौन सा समास है, ठीक है। तो द्वंद्व समास कैसे कहते हैं कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि दोनों पद क्या है, जैसे कि आपने देखा रात और दिन, तो एक रात हो गया और एक दिन हो गया, तो एक पद रात है, एक पद दिन है, ठीक है। पाप और पुण्य, तो इसमें एक पद आपका पाप हो गया और दूसरा वाला जो आपका पद है वो आपका पुण्य हो गया, ठीक है। प्रधान का मतलब क्या है, आपको पता गांव में भी प्रधान होते हैं, यानी प्रधान का मतलब होता है जो बड़ा है, जैसे प्रधानमंत्री। ऐसे ही इसमें रात और दिन दोनों जो पद हैं वो अपनी अपनी जगह बड़े हैं। रात भी जरूरी है और दिन भी जरूरी। इसमें ऐसा नहीं कि दिन की वैल्यू कम है या रात की वैल्यू कम है, ठीक है। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर, विग्रह का मतलब क्या है, तोड़ने पर आपका और आ जाए, अथवा आ जाए, एवं आ जाए, तो वो वाला समास आपका कौन सा माना जाएगा, द्वंद्व समास। इसके अलावा आपको ये भी पेपर में याद रखना है कि तथा दोनों पदों के बीच ये निशान, यानी कि जैसे आप समझते होंगे ये माइनस का निशान है मैथ का, लेकिन हिंदी में इसे माइनस नहीं बल्कि क्या कहते हैं, योजक चिन्ह इसे कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको योजक चिन्ह है और तमाम जो हिंदी में चिन्ह होते हैं उसकी वीडियो मैं आपको अलग से बना दूंगा। बस आपको भी ये देखना है कि जिसमें ये वाले निशान यानी कि माइनस का, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे रात दिन आपने देखा, इसमें भी योजक चिन्ह है। पाप पुण्य, इसमें भी योजक चिन्ह है। गुण दोष, इसमें भी योजक चिन्ह है। और इसे बोला कैसे जाएगा, रात और दिन या रात एवं दिन, पाप पुण्य या पाप और पुण्य। इस तरीके से पेपर में आपके जो भी एग्जाम्पल आ रहे हैं तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। और इसकी ये जो ट्रिक है, यानी कि योजक चिन्ह आ जाए या इसमें दोनों पद हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं, तो आप समझ जाना पेपर में कौन सा समास माना जाएगा, आपका द्वंद्व समास माना जाएगा। इसके अलावा आपके पेपर में तीसरा समास आता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। यानी ये क्या कहते हैं, इसमें कोई भी प्रधान नहीं होता, यानी 2 पद होंगे
जैसे दो पद होंगे, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें। मतलब क्या है, जैसे आपने देखा नील और कंठ, दशा और नन, लम प्लस उदर, यानी कि हर समास के अंदर दो पद आ रहे हैं। जैसे कि पीताम्बर का मतलब क्या होता है, पीताम्बर का मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि पीताम्बर किसे कहते हैं, पीताम्बर कहते हैं जो पीले वस्त्र धारण करता है। ठीक है, अब पीले वस्त्र धारण तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन किताबों में ये बताया जाता है पीले वस्त्र धारण करना मतलब श्री कृष्ण। ठीक है, ये भगवान है, तो जो पीले वस्त्र धारण करता है वो क्या कहलाया, पीताम्बर। नीलकंठ, अब नीलकंठ किसे कहते हैं, भगवान शंकर जिन्होंने अपने गले में क्या कर लिया था, उनका जो नीला हो गया था उसे कहते हैं नीलकंठ। ठीक है, दशानन, दशानन किसे कहते हैं, आपको पता हो दशानन यानी 10, जिसके 10 सिर हैं। अब 10 सिर किसके हैं, किसी इंसान के तो है ही नहीं। 10 सिर का जब भी नाम आता तो आपको पता लगता है कि रावण उसी के 10 सिर थे, तो वो क्या कहलाएगा, दशानन। इसी प्रकार से लंबोदर, लंब माने बड़ा, उधर माने पेट, जिसका पेट बड़ा, जैसे कि आपके गणेश भगवान। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इसमें ना पहला वाला पद महत्वपूर्ण है ना दूसरा वाला पद महत्वपूर्ण है, बल्कि ये जो एग्जाम्पल है ये किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे नीलकंठ में डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल चला गया भगवान शंकर की तरफ, पीताम्बर में आपका डायरेक्ट एग्जाम्पल चला गया भगवान श्री कृष्ण की तरफ, दशानन में किसकी तरफ चला गया, रावण की तरफ चला गया। तो इस समाज की यही खासियत है कि, और इसमें एक चीज और भी आप ध्यान रखें, इसमें मोस्टली जो भगवान के नाम आएंगे या जो महापुरुष के नाम आएंगे वो आपके मोस्टली बहुब्रीही समास ही कहलाएंगे। इसके अलावा पेपर में एक समास और भी आ सकता है आपका, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। इसका मतलब क्या है, इसमें भी दो पद होते हैं तथा जो दूसरा वाला पद है वो पहले वाले पद की अगर विशेषता बताता है तो वो समास आपका कर्मधारय समास कहलाएगा। जैसे कि आप मेरे संग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके, महापुरुष, तीव्र बुद्धि, चंद्रमुखी, मृगनयनी। जैसे एक इसमें दे रखा है महा, दूसरा है पुरुष, तीव्र दूसरा है बुद्धि, चंद्र इसके अलावा है मुखी, मृग इसके अलावा है नयनी। फिर से आप मेरे संग देखिए, पुरुष तो है, पुरुष तो मैं भी हूँ और पुरुष आप भी हैं। पुरुष का मतलब है वो पुरुष कैसा है, महा यानी कि महान है। ठीक है, बुद्धि यानी बुद्धि तो है उसकी, लेकिन बुद्धि कैसी है, तीव्र है, यानी किसी की बुद्धि तीव्र माने होती है तेज, आप इन पे मंद भी कर सकते हैं। चंद्रमुखी, मुंह तो है उसका लेकिन कैसा, चंद्र माने चांद की तरह है। तो इसमें पहला वाला पद विशेषता बता रहा है आपके दूसरे वाले पद की। जैसे मृग नयनी, नयन कहते हैं कैसे हैं उसकी आंखें कैसी हैं, मृग की तरह, और मृग कहते हैं हिरण के लिए, यानी उसकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि तारीफ करने वाला क्या कह रहा है कि उसकी आंखें हिरण की तरह हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें जो दूसरा वाला पद है उसकी विशेषता कौन बता रहा है, पहला वाला जो पद है। जैसे महा हो गया, तीव्र हो गया, चंद्र हो गया और मृग हो गया। ठीक है, मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इसमें एक समास आपका और आता है, वो कहलाता है अव्ययी भाव समास। भाई उसकी क्या खासियत है, उसमें आपको पता होना चाहिए, इसकी कुछ ट्रिक भी है, आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें पहला जो पद होगा वो उपसर्ग होगा। जैसे प्रीति है, बड़ा आ है, यथा है। अब उपसर्ग आपको नहीं पता होगा किसे कहते हैं, इसलिए मेरी आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है, प्ले लिस्ट में मैंने उपसर्ग और प्रत्यय और तमाम अलंकार की वीडियो बना मैं चुका हूँ। क्योंकि अगर आपको उपसर्ग के बारे में जानना है तो आप वहाँ पर जाके उपसर्ग के बारे में पता कर सकते हैं कि उपसर्ग कहते किसे हैं। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखें कि उपसर्ग किसे कहते हैं कि प्रति, बड़ा आ, यथा, यानी कि जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसकी विशेषता बढ़ा देता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इसमें एक तो इसकी ये खासियत होगी कि वो उपसर्ग होगा। इसके अलावा इसमें पहला वाला पद है वो क्या होगा, छोटा होगा। ये भी एक ट्रिक है, यानी कि अगर आपको जो पहला वाला पद मिल रहा है वो छोटा है तो आप उसमें ये ट्रिक अपनी लगा सकते हैं कि वो अव्ययी भाव समास है। इसके अलावा एक ही शब्द कई बार आने पर भी वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे उदाहरण में प्रत्यय दिन, जैसे कि देखो प्रत्यय लग गया, ये आपका उपसर्ग है, प्रत्यय लग गया उपसर्ग है, बड़ा आ लग गया उपसर्ग है, यथा लग गया उपसर्ग है। जैसे यथा संभव है तो यथा देखो छोटा है और संभव इसमें बड़ा, तो इसमें ये भी ट्रिक काम कर रही है कि जो पहला वाला पद है वो छोटा भी हो सकता है। जैसे आ जन्म है, अब बड़ा आ आपका उपसर्ग भी है और बड़ा आ आपका जन्म के सामने क्या है, छोटा है। तो इसमें दोनों ट्रिक आपके काम कर रही हैं, या तो प्रत्यय आ जाए, या तो इसमें आप सबसे पहले समझ सकते हैं, या तो इसमें उपसर्ग आप लगाने सबसे पहले, या इसके अलावा इसमें छोटा पद अगर कोई आ रहा है तो वो आपकी क्या कहलाएगा, इसमें अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अच्छा, इसके अलावा हाथों हाथ, दिनों दिन, जैसे कि आपने देखा हाथों हाथ, हाथ दोनों में आ रहा है, दिन दोनों में आ रहा है। तो इसमें लिखा है मैंने कि एक ही शब्द
कई बार आने पर भी देखो, जैसे कि दिन इधर भी है, दिन इधर भी है, तो पेपर में अगर इस तरीके से आपके एग्जाम्पल आना तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे ही इसे देंगे तुरंत आप मार दीजिए कि ये अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपका लास्ट जो समास बचता है पेपर में, जो आने की पूरी संभावना है, वो होता है तत्पुरुष समास। और ये समास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें करना ये है कि इसमें भी 2 पद होते हैं तथा दोनों पदों को तोड़ने पर कारक चिन्ह। अब कारक चिन्ह किसे कहते हैं आप सोचते होंगे, तो इसके लिए भी मैं आपको वीडियो एक अलग से बना दूंगा कि कारक किसे कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो है कोशिश करूंगा कि मैं आपको कारक इसके बारे में बता दूं कि कारक किसे कहते हैं, क्योंकि कारक अगर आपको पता लग जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कारक किसे कहते हैं। और फिर ये वाला जो समास वो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप अभी ये समझ लीजिए कि कारक चिन्ह कहते किसे हैं। कारक चिन्ह जैसे का, की, के, पर है, में है, के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें होती हैं जो मैंने मेन बातें इन पे लिख दी हैं, ठीक है। कि आदि चिन्ह अगर आ रहे हैं तो वो आपका समास कहलाएगा, तत्पुरुष समास। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे देशभक्ति, यानी देश के लिए भक्ति, यानी जब आप इसमें पहला वाला जो पद हो गया वो हो गया देश, और दूसरा वाला पद है भक्ति। पहला वाला पद है रसोई, दूसरा पद है घर। पहला पद है आप, दूसरा पद है बीती। पहला पद है सेना और दूसरा पद है इसमें पति। जैसे कि जब आप इसे तोड़ोगे यानी विग्रह करोगे तो देश भक्ति को आप कैसे कह सकते हो कि देश के लिए भक्ति, और के लिए देखो इसमें आ चुका है। जैसे कि रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए भी इसमें आ रहा है। आप बीती, आप पर बीती, तो पर इसमें आ गया है। सेनापति, सेना के लिए पति या सेना का पति। तो इस तरीके से आप अपने सारे ये जो 6 समास दे रखे हैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें कोई भी ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आ पाई हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, और आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस समास को पढ़ने की सबसे अच्छी मैं समझता हूँ कोशिश ये करें कि जो इसकी डेफिनेशन है वो भी पढ़ें और इसके एग्जाम्पल हैं वो भी करें। और अगर आपने ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से अगर देख ली है तो मैं समझता हूँ कि आपके पेपर में एक भी समास आपसे किसी प्रकार से ना छूटेगा और ना ही आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से बहुत ही कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो इसके नेक्स्ट चैप्टर है इसके अलावा जो आएगा हिंदी में, जैसे व्याख्या होगी संस्कृत की और भी तमाम ऐसी चीज़ें जो पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझा दूं और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें। और कोई बात आपके समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे दोबारा बताएं। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।